मेडिकल सुप्रीम साहब ने, जो कि एक भ्रष्ट अधिकारी है, जिन पर ब्लड चोरी कर बेचने का आरोप साबित हुआ है, उस व्यक्ति ने सबसे पहले डायरेक्टर साहब के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। जनता विरोधी कार्य कर रहे हैं। कोयले से मानव को हीरा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार। सरकार ने इसके लिए आयुष्मान भारत लाई, लेकिन उसमें फंड 5,000 करोड़ दिया या 6,000 करोड़ दिया। 140 करोड़ आबादी में ये ऊँट के मुंह में जीरा के फूल। 80 करोड़ आबादी आज जो है भीख कटोरी की तरफ भीख मांगने के लिए, आप उसको भिखमंगा कहते भी हैं, लाभार्थी कहकर आप उनको अपमानित भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं जो पूंजीवादी विकास का मॉडल वो विनाश का रास्ता है। पिछले 3 दिनों से हम बहुत परेशान हैं मैम, बेड नहीं मिल रहा है। ये जो बेड की जो समस्या है ये पूरे हॉस्पिटल में है, पीएचयू में ही नहीं बल्कि भारत के हर हॉस्पिटल में समस्या आ रही है। नमस्कार, गांव के लोग से मैं हूं अपर्णा। आज हम सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के कक्ष नंबर 19 में पहुंचे हुए हैं, जहां हृदय विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन जो 12 दिन से लगातार चल रहा है, उनसे बातचीत करने। जो चिकित्सा विभाग है उसके अधीक्षक के गुप्ता द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचारों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर, साथ ही साथ वर्ष 2019 में स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई की थी, जिसे राजस्थान सरकार ने लागू भी किया था, और अब पूरे देश में स्वास्थ्य और शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू कराने के लिए अनशनरत हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो इस पर क्या सोचते हैं। अनशन पे हैं, तो इसके लिए संस्थान से या प्रशासन से किस तरह से लोग आपके पास आए या आपसे संपर्क किए, या अनशन तोड़ने के लिए किसी ने कुछ अपील की है आपसे? संस्थान के लोग जो भी हैं वो अपील तो लिखित तौर पर डायरेक्टर साहब ने 2 बार 3 बार भेजी है, लेकिन जो डायरेक्टर साहब अपने ही आदेशों पर नहीं टिके हैं, उनके अपील पर कैसे कोई विश्वास कर सकता है। क्या आदेश उन्होंने दिया था? उन्होंने आदेश दिया था कि 8 मार्च 2024 को उन्होंने रिटन आदेश दिया था, और वो रिटन आदेश ये है कि संपूर्ण 4था तल्ला नए भवन का और आधा 5वां तल्ला हृदय विभाग को आवंटित किए जाए। ये उनकी रिपोर्ट थी, ये उनका आदेश था। इसको देखें, नीचे देखें, डायरेक्टर साहब के सिग्नेचर होंगे, डीन साहब के सिग्नेचर होंगे, आप इनको देख सकते हैं। ये था उनका आदेश। मेरा कहना है कि अपने कानूनी दायित्वों का पालन करें और अपने खुद के आदेश जो आपने दिए हैं उनका अनुपालन करें। ये मार्च से लेकर अभी जून आ गया है, मई चल रहा है, तो इस बीच आपकी और कोई उनसे बातचीत हुई इस आदेश को अमल करने के लिए, या उन्होंने कोई इनिशिएटिव लिया, या उन्होंने कुछ और भी बात कही? लिखित हमने पत्र लिखे, चूँकि ये जो आदेश था ये 8/3/2024 का है, और इसमें आदेशित क्या है, मेडिकल सुप्रीम फॉर नेसेसरी एक्शन टुमारो, यानी 9 मार्च 2024 से ये आदेश लागू होना था। जब ये 12 तारीख तक लागू नहीं हुआ तो मैंने पहला पत्र लिखा डायरेक्टर साहब को, मेडिकल सुप्रीम को, वाइस चांसलर साहब को और रजिस्ट्रार साहब को। वहाँ से उनका कोई जवाब आया? कोई जवाब नहीं। फिर 2 हफ्ते और बीत गए। 2 हफ्ते बीत जाने के बाद फिर मैंने एक पत्र लिखे, फिर 2-3, उनका तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मेडिकल सुप्रीम साहब ने, जो कि एक भ्रष्ट अधिकारी है, जिन पर ब्लड चोरी कर बेचने का आरोप साबित हुआ है, उस व्यक्ति ने सबसे पहले डायरेक्टर साहब के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, और जबकि ये उनके नीचे के अधिकारी हैं और डायरेक्टर साहब सबसे बड़े अधिकारी है संस्थान के। न सिर्फ उन्होंने उनके आदेश का अनुपालन नहीं किया, अवमानना की, बल्कि जो उनके पास अधिकार नहीं है, यानी बेड डिस्ट्रीब्यूशन का,
हृदय विभाग को डायरेक्टर साहब, डीन साहब द्वारा आवंटित बेड, जो कि कमेटी के, उससे पहले बनी कमेटी के निर्देशों के अनुसार था, उसको मनमानी ढंग से किसी और विभाग को दे दिया। उस विभाग को दे दिया जिसके लिए पहले से बनारस में 2 बड़े बड़े संस्थान हैं। बगल में महामना कैंसर इंस्टीट्यूट है, जो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट है, और दूसरा एक और लाहौर कैंसर इंस्टीट्यूट है। यानी कि जिनके कैंसर के 2 बड़े बड़े संस्थान हैं, उस कैंसर विभाग को इन्होंने हमारे बेड, जो कि डायरेक्टर साहब और डीन साहब और कमेटी द्वारा कवर की थी, वो बेड उनको दे दिया, वो भी जिनका उनको अधिकार ही नहीं है। मतलब ही इज़ हैविंग नो राइट टू डिस्ट्रीब्यूट बेड टू एनीबॉडी, क्योंकि बेड डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित जो कमेटी है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी है, और उसके चेयरमैन डायरेक्टर होते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट नहीं। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन डायरेक्टर होते हैं, वहाँ पे पॉलिसी एंड प्लानिंग कमेटी है, उसके चेयरमैन जो है वो डायरेक्टर होते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट। डायरेक्टर जो सबसे ऊंचे पद पर है, उसके नीचे जो सबॉर्डिनेट हैं या अधिकारी हैं, वो उनकी बात मानने से इनकार कर दे रहे हैं, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? डायरेक्टर कुछ डरे हुए हैं या उन पर किसी का दबाव है कि वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? इस पर क्या कहेंगे? डायरेक्टर बहुत ही कमज़ोर, डरे हुए, और क्यों डरे हैं ये तो नहीं पता। मुझे लगता है उनकी परमानेंट नियुक्ति है, उनको किन्हीं से डरनी नहीं चाहिए, अपने आदेश से ही पलट जा रहे हैं, और वो झूठी चीज़ें बयानबाजी करें मीडिया में। एक जिम्मेदार पद पर बैठकर अपने खुद के दिए आदेशों से पलट जाना और अपने खुद के दिए आदेशों के इतर मीडिया में बयानबाजी करना, ये एक अपराध है और फ्रॉड है। ये 420 है, धोखाधड़ी है आम जनता के साथ, और ये उनकी विश्वसनीयता को तो ख़त्म करता ही है। वो अपने पद और गरिमा का भी अपमान कर रहे हैं, वो खुद से अपने पद और गरिमा का अपमान कर रहे हैं, इस विश्वविद्यालय के गरिमा का अपमान कर रहे हैं, जिसके लिए उनको पद से हटाया जाना चाहिए। जैसा अभी आपने बताया कि यहाँ पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, या नीचे के अधिकारी ऊपर के बड़े अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस BHU सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में इस तरीके का बहुत भ्रष्टाचार है, इसलिए लोग आपके साथ इस तरीके से नहीं खड़े हो रहे हैं? अस्पताल के लोग या एक आध दिन आपके साथ खड़े हों, OPD बंद करें, बाहरी संगठनों, बाहरी लोगों का आपको बहुत सपोर्ट है, लेकिन अंदरूनी जो अस्पताल का अंदरूनी प्रशासन है या लोग हैं, वो उस तरीके से आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या आपको ऐसा लगता है? अंदरूनी लोग डरे हुए हैं, जैसे पूरे देश में आज लोकतंत्र कहने को है, लोग डरे हुए हैं, वो अपनी बातें नहीं कह पाते हैं। वैसे ही यहाँ पर एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक से लोग डरे हुए हैं, और उनके समर्थक जो सर्वोच्च पद पर आसीन कुलपति जी हैं, यानी भ्रष्टाचार के समर्थक कुलपति महोदय जी से डरे हुए हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट पद पे हैं, और हर आदमी डॉक्टर ओम शंकर नहीं हो सकता। हर आदमी स्वार्थी होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने बीवी बच्चे के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपने पद के लिए लड़ते हैं। मैं आम जनता के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, उसकी शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहा हूँ, उसके लिए अस्पतालों में बेड दिलाने के लिए लड़ रहा हूँ। न सिर्फ इस अस्पताल में, बल्कि पूरे भारत के अस्पतालों में जो मरीज इलाज हो जाते हैं, उनको बेड नहीं मिलता, और सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से वो मजबूरन निजी संस्थानों में जाते हैं, जहां वो 5-7 दिन के अस्पताल में भर्ती होते हैं, पूरे जीवन की कमाई अपना ख़त्म कर गरीब बन जाते हैं पुनः। और ये भारत में गरीबी की सबसे बड़ी वजह है। आधिकारिक आंकड़ों को देखें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि भारत में हर वर्ष 5 करोड़ आदमी इसलिए गरीब हो जाते हैं कि वो या उनके परिवार के कोई न कोई सदस्य किसी न किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आकर निजी अस्पतालों में इलाज हो जाते हैं और गरीब बन जाते हैं। आपकी ये जो लड़ाई है बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। इसके पहले भी आपने वर्ष 2019 में आमरण अनशन किया था स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के लिए, और ये BHU सर सुंदरलाल हॉस्पिटल को एम्स में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि पूर्वांचल के आसपास के लोग यहाँ इलाज कराने आ पाएँ। तो आपको ये लगता है कि आप जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं महत्वपूर्ण तो है, लेकिन आपके साथ इस तरीके का कोई मजबूती से लोग खड़े नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये आगे आने वाले दिनों में इस तरीके का आपका जो लड़ाई है वो किस जगह पहुंचेगी? ये
ये मैं जानना चाहूँगी। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस देश में हम लोगों ने स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की लड़ाई शुरू की, शिक्षा के मौलिक अधिकार की लड़ाई शुरू की। इससे पहले कोई भी व्यक्ति ये लड़ाई नहीं लड़ी। पूरी दुनिया के इतिहास में जो हम लड़ रहे हैं, किसी ने पहले नहीं लड़ा। कोई भी डॉक्टर मरीजों के हक के लिए आमरण अनशन नहीं किया। पूरी दुनिया में कई सारे संस्थाएं हैं जहां नीति निर्धारकों ने खुद अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था की, लेकिन समाज का कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार के लिए कहीं पूरी दुनिया में किसी ने, खास करके कोई डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी लड़ाई जब आज से 1.5 दशक पहले हमने शुरू की थी, 19 में, तो इससे पहली लड़ाई थी जो तीसरा आंदोलन था और आमरण अनशन था मेरा। तो इस आंदोलन के बाद जो है लोगों में जागरूकता आई। सबसे पहले तो राजनेताओं में जागरूकता आई, जो उससे पहले इस पर राजनीति नहीं करना चाहते थे, कभी कोई भाषण नहीं करते थे। हमने इस देश के राजनेताओं को मजबूर किया स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात करने के लिए। और 2019 में भी वो आखिरी लड़ाई था जब आपने देखा था इससे पहले बार, और उसके बाद ये लड़ाई है। जहाँ तक आपने कहा कि कौन लड़ाई में खड़ा हो रहा है और कौन लड़ाई में नहीं खड़ा हो रहा है और इस आंदोलन का क्या होगा, हमने जब भी लड़ाइयाँ लड़ी, कोई भी लड़ाई खाली हाथ नहीं गया। मेरी पहले लड़ाई जहाँ स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की लड़ाई थी, सबसे पहले चरण में आप देखेंगे जब सरकार, उस समय जो वर्तमान सरकार है वो आई थी, और हमारी जो मांगे थी वो ये थी कि स्वास्थ्य का बजट, यानी टैक्स पेयर्स का मनी, एक्सपेंडिचर, इसको लोग फ्री कहते हैं, मैं उसको फ्री नहीं, लोगों को समझाना चाहता हूँ। वो टैक्स पेयर का पैसा है और टैक्स पेयर को ही दिया जाना है। तो हमारा ये कहना है कि टैक्स पेयर अगर 100 रुपया दे रहा है आपको बजट के लिए, तो उसका 10 रुपया स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार और 10 रुपया शिक्षा के मौलिक अधिकार और 10 रुपया किसानों की समृद्धि के लिए खर्च करें। इससे इस देश से गरीबी, भूखमरी, बीमारी, लाचारी और ख़त्म होगी और रोज़गार इतने सृजित होंगे कि एक भी व्यक्ति यहाँ बेरोज़गार नहीं होगा। तो इसीलिए सरकार ने और उसके अलावा जो थी मांगे कि इसका आधा हिस्सा प्राइमरी हेल्थ केयर पर खर्च किया जाए, ताकि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर उसको कहते हैं, ताकि बीमारियाँ समाज में पैदा ना हो, और बाकी के 2% हिस्सा सेकेंडरी टर्सरी हेल्थ केयर के लिए और सुपर स्पेशलाइज्ड केयर के लिए 3% हिस्सा खर्च किया जाए। हर 3 से 6 करोड़ आबादी पर एम्स बने और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सबको एम्स लाइक इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करें, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं सबको मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करें। ये सब हमारी मांगे थी। इस पर क्या हुआ मैं आपको विश्लेषण करके बताता हूँ। सरकार ने आयुष्मान भारत नाम की एक योजना लाई जो स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की बात करता है। मौलिक अधिकार की बात करने, मैं मानता हूँ कि ये आयुष्मान जैसी भारत योजना से संभव नहीं है, और मेरी परिकल्पना किसी इंश्योरेंस बेस्ड पॉलिसी के फेवर में नहीं। मेरा मानना है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि जिससे आप टैक्स लेते हो, जिन जनता का 100 रुपया टैक्स लेते हो, आप 70 रुपये जहाँ खर्च करना हो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से खर्च करो, लेकिन 30 रुपये यानी 30% जो है, 10% स्वास्थ्य, 10% शिक्षा और 10% किसान, जो कि 60-70% इस देश की आबादी है, उसके एम्पावरमेंट पे खर्च करो। इससे समग्र देश का विकास होगा, वरना आपकी रणनीति से आप इकोनॉमी तो ट्रिलियन में बढ़ते जाएंगे, कितने भी ट्रिलियन बनेंगे, आपके 100 या 1 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाए और 80 करोड़, 90 करोड़ और 100 करोड़ आबादी अगर कटोरा लेके भीख मांगे, तो वो ट्रिलियन इकोनॉमी ये बताता है कि जो आपका विकास का मॉडल है वो नेता पूंजीपति के ऊपर में एक सर्किल की तरह विकास की तरफ घूमता है, जहाँ नेता पूंजीपति बनाता है और पूंजीपति नेता। विकास आपका ऊपर में घूम रहा है, ज़मीन तक आ नहीं रहा है। वो जो ट्रिकल डाउन का कोई भी ड्रॉप नीचे नहीं पहुंच रहा है, इसलिए लोग गरीबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। अगर आपको नीचे गरीबों को मदद करना है, समाज के हर वर्गों को मजबूत करना है, या वास्तव में कहें कि सामाजिक न्याय को लागू करना है, सामाजिक न्याय आरक्षण से लागू नहीं होता, वो
मतलब शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे क्या है, कोई अगर मरीज बीमार हो जाए, उसको मलेरिया का बुखार हो, अगर पैरासिटामोल देंगे तो बुखार थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगा। तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो है सामाजिक न्याय को एक वो टैबलेट की तरह जो बुखार कम करता है, मलेरिया के लिए पैरासिटामोल, उसका इलाज है स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार, जो लंबे समय में जो हर वर्ग है, जो गरीब तबका, कमज़ोर तबका, वंचित समाज है, उसमें उसको स्वस्थ बनाता है और उसको शिक्षित बनाता है। जब वो शिक्षित का मतलब ये नहीं कि 9वीं पास कर लिया, शिक्षित का मतलब होता है वो जीवन में जितनी भी शिक्षा लेनी चाहिए वो सारी की सारी शिक्षा उनको उनके 10% टैक्स के पैसे से वापस दिया जाए, जब तक वो पढ़ना चाहे देश में विदेश में उसके खर्च को उठाया जाए, ताकि सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा अवधारणा जो रूट से कॉज को करेक्ट करता हो वो लागू हो, इस देश की नींव पड़े विकास की, जो हर व्यक्ति तक जिसकी पहुंच हो। क्योंकि रिजर्वेशन आप एक समाज के कुछ लोग को दे सकते हैं, नौकरी एक सीमित संख्या में, लेकिन ये आपको सबको देना होगा जो वास्तव में सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया है। ये जो आरक्षण से बड़ी सोशल एम्पावरमेंट है। आप ये कह सकते हैं कि जो मेरा मानना है ये सामाजिक न्याय, ये सामाजिक न्याय है, वो सामाजिक न्याय नहीं है। वो सामाजिक न्याय पैरासिटामोल बोला है, ये है मलेरिया के जो कीटाणु है उनको मारने वाला। तो यहाँ से समाज ग्रो करेगा, सामाजिक अवधारणा, न्याय की अवधारणा यहाँ से शुरू होनी चाहिए। और सरकार ने इसके लिए आयुष्मान भारत लाई, लेकिन उसमें फंड 5,000 करोड़ दिया या 6,000 करोड़ दिया। 140 करोड़ आबादी में ये ऊँट के मुंह में जीरा के फूल की तरह है। मेरा मानना है कि इसके लिए बजट 5 लाख करोड़ होना चाहिए, 5,000 नहीं, 5 लाख करोड़ होना चाहिए। और वो आपका ही पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा, वो 5 लाख करोड़ जो कि आपने पूंजीपतियों को एनपीए के रूप में माफ़ कर दिया, वो 5 लाख, दूसरा 5 लाख करोड़ शिक्षा में खर्च होना चाहिए। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी क्वालिटी, उनके ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग, नए टीचर्स रिक्रूटमेंट, नए पद का सृजन, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग, एआई एंड ऑल, जो भी मॉडर्न गैजेट, तो उससे हमारी शिक्षा प्रणाली बेहतर होगी और सबके लिए वो शिक्षा एक्सेसिबल हो। और बच्चा स्कूल जाए और जब तक पढ़ना चाहे 1 रुपया खर्च किए बगैर वो जो टैक्स दिया है उन्हीं के 10% इनके लिए खर्च किया जाए। और बाकी के जो 5 लाख करोड़ आपने रखा है, जो 15-16 लाख करोड़ आपने खर्च किए पूंजीपतियों के एनपीए ख़त्म करने, वो 5 लाख करोड़ किसानों के एम्पावरमेंट के लिए करना चाहिए कि उसको कैसे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें, कैसे इरिगेशन पॉलिसी बेहतर करें, कैसे बिजली उसको मिले, कैसे उसको खाद बीज मिले, कैसी नई तकनीक मिले, उनके इम्प्रूवमेंट, एम्पावरमेंट और नए नए कृषि के तरीके, नए और भी उनकी गारंटी, उनके लिए मार्केट जहां वो बेच पाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच हो, उनको जो इन्वेस्टमेंट करे उसमें नुकसान नहीं बल्कि वैसे ही फ़ायदा हो जैसे अडानी अंबानी को फ़ायदा होता है, जो कभी नुकसान में नहीं चलता। और नुकसान में चलता है तो सरकार उनको और पैसे दे देती है। याद होगा को कोरोना में थोड़ा देर बिजनेस कम हो गया तो 20 लाख करोड़ दे दिया उन्होंने, मतलब 16 लाख प्लस 20 लाख यानी 36 लाख करोड़ आपने दिए हैं पूंजीपतियों को पिछले 4-5 सालों में। और इन्हीं का 30-20-40 हज़ार करोड़ देते हैं तो कहते हैं कि ये खैरात पर पल रहे हैं, खैरात पर इस देश पर पूंजीपति पल रहे हैं। आपके पैसों की लूट पूंजीपति करवा रहे हैं, वर्तमान सरकार पूंजीपतियों से करवा रहे हैं। इसको ख़त्म करना है। आयुष्मान भारत योजना नहीं, इसके लिए चाहिए कि कार्ड लेकर, आई कार्ड लेकर, भारतीयता का आई कार्ड लेकर कोई भी व्यक्ति अस्पतालों में जाता है तो उसका भर्ती से लेकर छुट्टी तक सभी जो चीज़ें आवश्यकता है, इलाज, ऑपरेशन, जो भी है, दवाएं, सब कुछ बिना किसी 1 रुपये उनके खर्च किए हुए उन्हीं के टैक्स पेयर के पैसे से ही इलाज किया जाना चाहिए। और जब वो घर जाएँ तो उनको दवाइयाँ भी उसी कार्ड को दिखाकर मिलते रहना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के ना मरे और इलाज करवा कर 5 करोड़ हर साल में गरीब ना बने। ये है अवधारणा। फिर आपने क्या करी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मजबूत करने के लिए कुछ वेलनेस क्लिनिक एस्टैब्लिश किए, लाखों वेलनेस का, 1 लाख के आसपास, लेकिन उसमें फिर वही कुछ है नहीं, उसमें खाली डब्बा है। उसमें इसी धन के एलोकेशन की ज़रूरत थी जो आधी मैंने कहा 2.5 लाख करोड़
वो उधर जाना था एम्पावरमेंट में, जहाँ न्यूट्रिशन तो खान पान से समाज बेहतर होगा, उस सब पे उसको खर्च किया जाना चाहिए। बेटर न्यूट्रिशन, बेटर हेल्थ केयर, बेटर उसको स्वास्थ्य के बारे में जानकारियाँ, जो मिलावटी फूड और पॉइजन फूड जो उनको मिल रहा है उसको बंद करना, बहुत सारी चीज़ें उसमें करने की आवश्यकता है। वो तो नहीं हो पाया। हमने कहा था हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, जिस पर आज बोलना आपने शुरू किया है। कुछ को बनाया है 2-4-10 जगह, लेकिन पूरे देश में बनाना है, ये हमारी मांग थी। उसके बाद बनारस में एम्स मांगा था, जो नहीं मिला, लेकिन एम्स लाइक आपने बीएचयू को कहा, पूरे देश में एम्स लाइक कहा तो सिर्फ बीएचयू का आपने। तो जहाँ जाना है 10 सालों में आप उसमें सिर्फ कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन इस कदम से वो नहीं हो पाया है जिसकी अवधारणा हमने रखी थी, या मेरी जो अवधारणा है जिससे कि इस समाज और नए समाज का निर्माण हो सकता है, वहाँ तक पहुँच पाए। आप इस मामले में बेईमान रहे हैं। अभी बहुत सारे मेडिकल कॉलेज अनाउंसमेंट भी हुआ है, कई खुल भी गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया, लेकिन वहाँ उस तरीके की सुविधाएं नहीं पहुँची। जैसे गोरखपुर है, मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा बना है, लेकिन वहाँ पर स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। तो इस तरीके से अगर मेडिकल कॉलेज खुल रहा है या एम्स की घोषणा हो रही है, तो उसका क्या फ़ायदा जनता को मिलेगा? क्योंकि सरकार की पॉलिसी नहीं ना, फर्स्ट पैसे खर्च नहीं करना चाहती है ना, कोई भी चीज़ें मिलेगी कैसे? अगर आप कहेंगे कि हम एक व्यक्ति, एक डॉक्टर अगर महीने का 5 लाख कमा सकता है, आप उसको कहेंगे कि आप 50,000 में काम करिए, तो क्यों डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में काम करने जाएगा? अब वो 5 लाख कमा सकता है तो क्यों आपको 50,000 में काम करेगा? एक तरीके का झुंझुना जनता को हाँ, दे दिया नहीं मेडिकल कॉलेज झुंझुना में। दिया, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, क्योंकि फंड नहीं है। मैंने क्या कहा आपको कि आप जो सारी चीज़ें लगातार अपने स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट को घटाया है, इसका मतलब है कि आप एंटी पीपल हैं, आप मनुष्य विरोधी हैं, जनता विरोधी कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल के निर्माण में, मानव पूंजी के निर्माण में, कोयले से मानव को हीरा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार, या ठीक उलट इसके कि हीरे को कोयले में अगर कन्वर्ट करना हो तो वो है ये सब छीन लेना। तो आपने यही काम किया है। स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार या शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए जो पैसे खर्च करने थे, उसको बढ़ाने के बदले आपने पीछे की तरफ रिग्रेसिव कदम लिया, बराबर भी नहीं रखा, घटाया है आपने। और इसीलिए 80 करोड़ आबादी आज जो है भीख कटोरी की तरफ भीख मांगने के लिए, आप उसको भिखमंगा कहते भी हैं, लाभार्थी कहकर आप उनको अपमानित भी करते हैं। 80 करोड़ आबादी को लाभार्थी की गाली देते हैं। लाभार्थी कौन है? उसी का पैसा, दे आर द टैक्स पेयर्स। उसी के पैसे 100 रुपये में से आप 10 रुपये वापस देते हो और 90 रुपये खुद अपने पूंजीपति मित्रों में बांट देते हो। तो 90 रुपया जो आपका चुरा लिया लाभार्थी वो है, या 100 रुपया में से 90 रुपया जिनका आपने छीन लिया लाभार्थी वो है? लाभार्थी आप हैं। आप बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, फ्लीट रहता है, 8,000 करोड़ की जेट प्लेन में उड़ते हैं, बंदूक और वाले। भाई ये फ़कीर के पास बंदूक की क्या ज़रूरत है? मेरे पास कहाँ बंदूक है कुछ भी, मेरे तो पास कोई बंदूक नहीं है। काहे को ब्लैक कैट कमांडो चाहिए आपको? काहे नए भवन चाहिए रहने के लिए? आलीशान भवन आपने बनवाया रहने के लिए, सोने के लिए, अपने बोलने के लिए। ये तो राजा महाराजा करते हैं। आपने जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। आपकी ये जो लड़ाई लड़ रही है जनता की, आखिरी प्रश्न मेरा, जनता के हित की लड़ाई है ये, स्वास्थ्य की लड़ाई जो आम जनता के लिए उनकी लड़ाई है। और आपका जो कॉन्सेप्ट आपने जो अवधारणा बताई वो ज़मीनी स्तर पर जो हमारी जनता है या जो स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं ले पाते हैं उनके लिए है, लेकिन आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही। जबकि यहाँ के हमारे देश के प्रधानमंत्री, यहाँ के सांसद हैं, वो अभी आकर के जिस दिन आपने अनशन शुरू किया, लेकिन उनके कानों पर ये बात नहीं पहुँची, उन पर कोई असर नहीं हो। तो क्या आपको लगता है कि आपका ये जो अनशन है ये उन तक पहुँचेगा और उस पर कोई वो एक्शन लेंगे? क्या है, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करेगा। मैं जनता को समझा रहा हूँ कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ, आपको अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए। अगर जनता को मेरी बातें आप लोगों के माध्यम से पहुँची और उन्होंने वो बातें समझी कि विकास का रास्ता कौन सा है और विनाश का रास्ता कौन सा है, जो प्रधानमंत्री जी बता रहे हैं जो पूंजीवादी विकास का मॉडल, वो विनाश का रास्ता है। और जो मैं बता रहा हूँ स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार
का रास्ता, जिससे समाज समग्र रूप से विकसित करेगा, उसका रास्ता, इसमें से उनको चुनना पड़ेगा। ये वही आंदोलन है और उसी समय हो रहा है जिस समय आपको चुनना है कि किसको चुनना है। आपको 5 किलो अनाज जो है अपने ही एहसान, आपके 100 रुपये कोई चुरा ले और 10 रुपये आपको वापस कर दे, वो अगर आपको एहसान समझ में आता है, वो आपके वोट की वजह होनी चाहिए। या आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, वो बड़ा बनकर एक अच्छा अधिकारी बने, नौकर नहीं बनकर, चपरासी नहीं बनकर, बेरोजगार नहीं बनकर, तो आपको उस तरह की सरकारों को चुनना होगा जो स्वास्थ्य और शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात करे। आपको नफ़रत बांटकर आपस में नहीं बांटे, बल्कि जोड़ने वाली सरकारें चाहिए जो इंसान को दिलों से जोड़ता। वो इस चीज़ पर बहस करे कि मैं स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में इतने धन दूंगा, दूसरा बताए कि मैं इतने धन दूंगा। उसके बीच में चुने कि कौन ज़्यादा दे रहा है, ना कि ये कौन मंदिर, कौन मस्जिद, कौन क्या बनवाएगा और कौन आपस में धर्म के नाम पर लड़वाएगा, जाति के नाम पर लड़वाएगा, या समुदाय के नाम पर, या रेशियलिज्म या लोकलिटी के नाम पर। इस आधार पर जनता ना चुने। जनता इस आधार पर चुने कि हमारा फ़ायदा किस में, हमारी मजबूती कैसे, हमको रोज़गार कहाँ से मिलेगा, हमारे लिए बच्चों की शिक्षा कैसे मिलेगा, हमारा बच्चा एक जो अशिक्षित है, जो कोयले के समान है, वो तकनीकी शिक्षा लेकर हीरे के समान कैसे बनेगा। अगर जनता इस समय सही चुनाव करती है और अपने वोट, जिनका पावर उनको 5 साल में एक ही बार मिलता है, जो कि अभी चल रहा है, उस समय इस समय अगर उन्होंने सही निर्णय लिया और सही सरकार चुनी, सही प्रतिनिधित्व चुने, तो उनका भविष्य उज्जवल होगा। अगर उन्होंने नहीं चुना तो उनका भविष्य अंधकारमय होगा। मैं अपनी बुद्धि के हिसाब से अपनी जान जी लगाकर जनता को सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके विकास का रास्ता कहाँ है, उनका फ़ायदा कहाँ है और कौन उनके साथ धोखा कर रहा है, कौन उनको गालियाँ दे रहा है, कौन उनको लाभार्थी करके अपमानित कर रहा है। ये मैं कर रहा हूँ। अब बाकी उनकी मर्ज़ी है कि वो क्या चुनेंगे। अगर वो जो चुनेंगे, वो जैसा वो चुनेंगे वैसा उनको सामना करना पड़ेगा। तो धन्यवाद देना चाहता हूं और जो भी टीम के लोग धरने पे बैठे हुए हैं, क्योंकि आज हम पिछले 3 दिनों से अपनी माताजी को लेकर जब यहाँ ओपीडी में फर्स्ट टाइम दिखाएं तो यूरो में जब जा रहे हैं तो बोल रहे हैं नेफ्रो के दिक्कत है, जब नेफ्रो में दिखा रहे हैं तो बोल रहे यूरोलॉजिस्ट का दिक्कत है। तो पिछले 3 दिनों से हम बहुत परेशान हैं मैम, बेड रोड नहीं मिल रहा है। और अभी सीटी के लिए लिखे थे सर, तो सीटी स्कैन हो गया, लेकिन 1 हफ्ते बाद जो है बोले कि सीटी स्कैन का रिपोर्ट मिलेगा। वैसे तो मैम फिल्म तो तुरंत दे देना चाहिए लोगों को, लेकिन 3 दिनों से 1 सप्ताह में बोले 1 सप्ताह 10 दिन में हम देंगे रिपोर्ट। अभी माताजी ऑक्सीजन पे हैं। बताइए मैम, अब कैसे ऐसे तो दिक्कत हो जाएगा। ऑक्सीजन पे हैं तो बेड भी नहीं मिल रहा है, बोल रहे बेड खाली नहीं है। अभी हम जाके घूम के देखे हैं तो ऊपर बेड है, यूरो विभाग में भी गए थे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं महमूद आलम, जनपद चंदौली का उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का वरिष्ठ जिला मंत्री हूं और समाजवादी अल्पसंख्यक सभा का प्रदेश सचिव और संबंध का प्रभारी हूं। मैं काफ़ी व्यस्त था चुनाव को लेकर के, लेकिन डॉक्टर साहब का जब आमंत्रण का सुना, तभी से हम लोग बेताब थे कि डॉक्टर साहब का जो आंदोलन है अपने लिए नहीं है, जनहित की है। और चूँकि हमारा जो वाराणसी का BHU अस्पताल है, चिकित्सा का जो केंद्र है, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक स्थान रखता है, और वहाँ पे इतना खामियां है जिसके लिए हम लोग खुद जी हम लोग पूरी तरह से डॉक्टर साहब के साथ खड़े हैं। और जितना हम लोग का ऊर्जा है डॉक्टर साहब के साथ है। और हम लोग पहले यहाँ से जाएंगे जनपद में, तो प्रयास रहेगा कि कल परसों में हम DM साहब को पहले ज्ञापन दें। ज्ञापन के माध्यम से डॉक्टर साहब की जो मांग है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है और जनता की जो समस्याओं का निदान करने की जो आवाज़ है, उसको आगे तक पहुँचाया जाए। और हम लोगों ने निर्णय किया है कि डॉक्टर साहब की लड़ाई को आगे तक पहुँचाया जाएगा। और यहीं तक नहीं, हम लोग गांव-गांव में भी आंदोलन करके और घर घर के लोगों को बताने का काम किया जाएगा कि आपकी लड़ाई डॉक्टर साहब लड़ रहे हैं और ऐसे डॉक्टर हैं जो कि पर्चे के मोहताज नहीं हैं और सबको ये
ज़िंदगी देने का काम करते हैं। तो इनकी लड़ाई हमारी लड़ाई है और उनको हम मजबूती से लड़ें। यहाँ हम लोग कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर ओम शंकर सर के समर्थन में हैं। मैम का कहना है कि यहाँ के लोग सर का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, समर्थन करने की बात कहें तो लोग समर्थन तो कर लेकिन भी दबे पाँव लोग फ्रंट पे आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सब यहाँ लेन देन करने में है। इसमें सबका आना जरूरी है, इस पर क्या कहना चाहिए? बेशक है, इसमें सबका आना जरूरी है, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। बाहरी लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अंदर के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। और जो अंदर के लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं, अगर उनको पता चल रहा है तो उनको दबाया जा रहा है कि आप उनके साथ खड़े मत होइए। ये कि जो दबे पीछे से जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? आम ये डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये इनकी पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये आम जनमानस की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि बाहर लोग खुल के सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय में जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं उनका खुल करना आना एमएस साहब का दबाव कि अगर कोई कर्मचारी गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए डर से लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन सब चाहते हैं कि कोई कार्रवाई ना हो जाए। एमएस चूँकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट भाई, हाँ, किसी तरीके का नोटिस अगर डिस्टर्ब करने के लिए दे दिया जाए तो इसलिए वो क्या कहते हैं, डरे हुए लोग हैं। जिस ऐसे में लोगों को, आम जनमानस को और सभी लोगों को एक साथ आना होगा, क्योंकि ये अकेले की लड़ाई उनकी नहीं है, ये सबके लिए। चूँकि बेड अगर बढ़ जाता है तो सबकी मदद होगी उसमें। हम लोग अभी क्या कहते हैं कि विश्वनाथ मंदिर पे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर विश्वनाथ मंदिर पर हम लोगों ने, छात्रों ने मार्च के माध्यम से रैली निकालकर क्या कहते हैं, प्रशासन और शासन को चेताने का काम किया है। और कल गंगा जी में भी हमारे लोग क्या कहते हैं कि खड़े होकर थाली और ताली बजाकर प्रधानमंत्री जी को जगाने का काम किए हैं कि आप माँ गंगा के बेटे हैं, गंगा की गोद में। इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके का काम करने किया है। प्रधानमंत्री जी से संपर्क करने की बातचीत हो रही है। पीएमओ से मांगा भी गया था कि विश्वविद्यालय प्रशासन से, हॉस्पिटल प्रशासन से, कि सही में बेड की कमी है, तो ये एमएस के तरफ से उनको दे दिया गया है लेटर तैयार करके कि नहीं, सब ठीक है, ये आमरण अनशन मतलब गलत तरीके से कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों लोगों की बात सुनी जाएगी, एमएस साहब की और डॉक्टर ओम शंकर सर की भी बात जब सुनी जाएगी, तो उन्हें बात निकल के आएगी कि क्या बात है। इन्होंने अपनी बात रख दी एमएस ने, ये इस तरीके से, गलत तरीके से। जैसा कि मैम आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर ओम शंकर सर पिछले 12 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हुए, बिना कुछ खाए पिए। तो बिना कुछ खाए पिए अगर वो अनशन पर बैठे तो ज़रूर इसका कोई कारण रहा होगा। और अगर अनशन में बैठे हो तो अपने निजी कारणों की वजह से नहीं बैठे हुए, वो आम जनता की भलाई के लिए ही बैठे हैं, छात्रों की भलाई के लिए ही बैठे हों, गरीबों की लड़ाई के लिए ही बैठे हों। सिर्फ गरीबों ही नहीं, इलाज के लिए अमीर लोग भी आते हैं, उनके लिए भी डॉक्टर साहब लड़ाई लड़ रहे हैं कि मरीजों को जो बेड की जो व्यवस्था है उसको जल्द से जल्द मुहैया करा जाए, उनकी बातों को पूरी किया जाए। और लगातार जब से वैक्सीन लगी है भारत में, तब से कार्डियक जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस डॉक्टर साहब ने पहले भी चेताया था, जब वैक्सीन लग रही थी तब भी डॉक्टर साहब को अनाप शनाप कहा गया। उन्होंने चेताया था कि आने वाले समय में ये वैक्सीन जो है घातक हो सकती है, और वो चीज़ें वर्तमान में वो सच हो रही है। उसके खिलाफ डॉक्टर साहब की वर्तमान में जो कार्डियो का जो बेड है, जो मांग है, उनकी जो बढ़ाने की जो मांग है, उनको पूरी की जाए डॉक्टर। और जैसा कि मेरे साथ एक भाई भी हैं जिनको इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भैया मुझे एक बेड दिलवा दीजिए, और बेड इनको आज नहीं मिला, और इनको ये करके कि वहाँ से भगा दिया जाता है, यहाँ पे कोई बेड नहीं है, आप प्राइवेट में चले जाइए या आप इनको घर पर लेकर चले जाइए। ये अस्पताल का ऐसा ढुलमुल रवैया जो है ये लगातार अपनाया जा रहा है पेशेंट के साथ, और इसी खिलाफ डॉक्टर साहब इस वक्त अनशनरत हैं और उनकी बातों को नहीं माना जा रहा है। और लोग भी इस चीज़ को जब तक व्यक्तिगत नहीं हो रहा तब तक इन चीज़ों को नहीं ले रहे हैं, इसको हल्के में ले रहे हैं, जबकि डॉक्टर साहब ये आप सभी लोगों की लड़ाई के लिए ले रहे हैं। बहुत लोग हैं पेशेंट जो आ जा रहे हैं लेकिन उनसे मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन लोग जो क्या है कि दिन प्रतिदिन लोग इस मुहिम में जुड़ते जा रहे हैं, लोग आए दिन आए जा रहे हैं। हालांकि ये चैम्बर है
अगर एक पूरा ग्राउंड रहता तो यहाँ हजारों की सैकड़ों समर्थक यहाँ पे रहते। इसलिए हॉस्पिटल है, इसकी गरिमा को भी बनाए रख करके हम लोग आंदोलनरत रहे और डॉक्टर साहब के साथ आज हम लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हुए, पूरे तन मन के साथ आज हम लोग खड़े। ये जो बेड की जो समस्या है पूरे हॉस्पिटल में है, बीएचयू में ही नहीं बल्कि भारत के हर हॉस्पिटल में समस्या आ रही है। मरीजों की लगातार ये समस्या आ रही है कि बेड नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, और बीएचयू में लगातार हम लोग डॉक्टर साहब के साथ पिछले 10-12 दिनों से मैं धरने पर खुद मैं भी धरने में आ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब की सिर्फ यही समस्या आ रही है कि उनको देखना तो दूर, उनको बेड नहीं मिल रहा है। जो उस तत्काल जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो फिल्म इनको मिल जानी चाहिए, वो फिल्म इनको नहीं दिया जा रहा है। इनको बस भगा दिया जाता है कि यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं है, आप चले जाइए, यहाँ पर घर लेकर चले जाइए। और सर हम सभी लोगों से यही अपील करेंगे, आप लोग डॉक्टर साहब की इस मुहिम में जुड़िए और इस आंदोलन का हिस्सा बनिए ताकि सरकार तक ये आवाज़ हम लोग की पहुँचे और सरकार डॉक्टर साहब की मांगों को पूरा करे। अभी हम डॉक्टर ओम शंकर से बातचीत कर रहे थे, जो लगातार 12 दिनों से स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर आमरण अनशन कर रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत की और इन्होंने बहुत सारे हमारे सवालों का जवाब दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।